नाउ नेक्स्ट ये क्वेश्चन है हमारे पास। एक सर्कल है पासिंग थ्रू 0,6 एंड टचिंग द पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एट 2,4 देन a प्लस सी इज इक्वल्स टू व्हाट। अच्छा देखो, एक मैंने आपको जो क्लास 11 में स्टूडेंट्स हैं उनको चीज़ बतानी है। क्लास 12 वालों को तो ये पता होता है। लेट अस से ये हमारे पास एक पैराबोला है और यहाँ पर एक पॉइंट है 2,4, ठीक है, और ये है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये मान लो आपने एक लाइन ड्रॉ की जो इस पैराबोला को टच करती है, तो ये लाइन क्या है? टेंजेंट। दिस लाइन इज टेंजेंट, ठीक है। इसकी स्लोप क्या होगी? हमें इसकी स्लोप निकालनी है m। तो उसका क्या रूल है? रूल समझ लीजिए, क्योंकि ये रूल काफ़ी टाइम आपको हेल्पफुल रहेगा। हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव क्या होगा? dy बाई डी एक्स। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। अब मुझे स्लोप चाहिए, तो हम कहेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट किस पॉइंट पे? एट 2,4। हर पॉइंट पे टेंजेंट अलग होगा। अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट लूँ a, तो a का टेंजेंट तो ये रहा, इसकी स्लोप अलग है। अगर हम यहाँ पे पॉइंट लेते हैं b, तो ये b का टेंजेंट है, इसकी स्लोप अलग है। ये जो हमारा पॉइंट है p पे जो टेंजेंट बना, इसकी स्लोप अलग है। तो मुझे स्लोप किस टेंजेंट की चाहिए? जो p पे बना हुआ है। तो स्लोप कैसे निकालनी है? जो भी कर्व है, आपकी कर्व क्या है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। उसको डिफ्रेंशिएट करो। डिफ्रेंशिएशन करने के बाद जो आपका एक्सप्रेशन आया, उसमें अगर x है तो x की जगह x कोऑर्डिनेट पुट कर दो, y है तो y की जगह y कोऑर्डिनेट पुट कर दो, अगर दोनों है तो दोनों की जगह दोनों कोऑर्डिनेट्स पुट कर दो। इसमें तो ओनली x है, तो x की जगह आप क्या पुट करोगे? 2। तो स्लोप कितनी आएगी? 4। दैट मीन्स ये जो टेंजेंट आपने ड्रॉ किया, ये वाला जो टेंजेंट पॉइंट p पे ड्रॉ किया, इसकी अगर स्लोप ढूंढनी है m, तो m विल बी 4। पहले नहीं पता था, अब पता चल गई है। क्लास 12 में जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये वाला कॉन्सेप्ट पता होता है, उन्होंने बहुत बार ये टेंजेंट एंड नॉर्मल वाला चैप्टर किया होता है। टेंजेंट की स्लोप निकालने का मेथड क्या होता है? जो कर्व है उसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएशन करने के बाद जो एक्सप्रेशन आया, उस एक्सप्रेशन में पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को पुट कर दो। अब जो वैल्यू आएगी, पॉजिटिव आए, नेगेटिव आए, जीरो आए, इन्फिनिटी आए, डज नॉट एग्जिस्ट आए, जो भी आए, वो क्या रिप्रेजेंट करेगी? स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। अब हमारे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसमें उसने क्या कहा? एक सर्कल है जो पैराबोला को टच करता है। सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। दिस इज अ सर्कल पासिंग थ्रू 0,6। ये सर्कल 0,6 में से पास करता है, तो 0,6 इसके ऊपर लाई करेगा। 0,6 लाइज ऑन सर्कल, ठीक है। 0,6 पुट कर दो इसमें, तो इक्वेशन क्या बनेगी? x की जगह 0 किया, 6 y की जगह 6 किया, 36 प्लस 6b प्लस सी इज इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन बन गई। यहाँ तक समझ में आ गया? अब उसने ये कहा एक सर्कल पैराबोला को टच करता है। तो मान लो अब ये पैराबोला है, अब ये टच हो रहा है एक दूसरे को। किस पॉइंट पे टच हो रहा है? 2,4 पे। तो 2,4 किस पे लाई करेगा? पैराबोला पे एज वेल एज सर्कल पे। तो 2,4 भी सर्कल पे लाई करेगा। 2,4 लाइज ऑन सर्कल। ये चीज़ समझ में आ गई कि पैराबोला सर्कल को टच करता है एक पॉइंट पे। जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो दोनों पे लाई करेगा। पैराबोला पे लाई करवाने का कोई पर्पज़ ही नहीं बनता, वो तो नज़र आ ही रहा है। x की जगह 2 करो, y की जगह 4 आएगा, वो तो है ही है। सर्कल में से वैल्यूज चाहिए तो हम इसको सर्कल पे लाई करवाएंगे। तो ये पॉइंट यहाँ ले आओ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाली इक्वेशन में। तो देखें ज़रा क्या बनता है। इस पॉइंट को यहाँ पुट करते हैं। 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2a प्लस 4b प्लस सी इज इक्वल टू 0। और यहाँ से हमारे पास वैल्यू आई 2a प्लस 4b प्लस सी इज इक्वल्स टू -20। ये बन गई एक और इक्वेशन। लेकिन अभी भी हमारा जो पर्पज़ है वो सॉल्व नहीं हो पा रहा। हमें चाहिए a प्लस सी, हमें a प्लस सी चाहिए, ठीक है। हमें एक इक्वेशन और चाहिए। वेरिएबल 3 है, a b c, कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C, 3 वेरिएबल्स हैं। इक्वेशंस 2 बनी, एक इक्वेशन और कैसे बनेगी?
अब जो मैंने आपको बात बताई है वो हम इस पे अप्लाई करेंगे। हमने क्या कहा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को टच करते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँ तो दोनों को टच करके निकल जाएगी, तो ये लाइन क्या बन गई दोनों के लिए, टेंजेंट। अब एक लाइन की तो एक ही स्लोप होती है, इसकी स्लोप चाहे पैराबोला से निकालो, इसकी स्लोप चाहे सर्कल से निकालो, स्लोप तो सेम ही रहेगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले पैराबोला को उठाया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, इसको किया डिफ्रेंशिएट, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x, इसमें हमने पॉइंट पुट कर दिया। कौन सा पॉइंट पुट किया, 2,4। अब इसमें x की जगह 2 पुट करेंगे तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा, dy बाई डी एक्स एट x इक्वल्स टू 2, दैट विल बी 4। और ये 4 क्या है, दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट x, m इक्वल्स टू 4। अब हमने सर्कल की इक्वेशन को उठाया, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसको भी डिफ्रेंशिएट किया। डिफ्रेंशिएट करते हैं, एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x, वाई स्क्वेयर का 2y इंटू वाई का dy बाई डी एक्स। हाँ जी, ये चीज़ क्लियर है ना सभी को। एक्स स्क्वेयर का x के साथ 2x, वाई स्क्वेयर का सेम फॉर्मूला 2y, बट y का विद x साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ax, a बाहर आ गया, x का 1, b बाहर आ गया, y का dy बाई डी एक्स, प्लस c तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0, तो इक्वल्स टू में क्या रह गया, 0। हाँ जी, ये क्लियर है। अब इसमें अगर मैं अपना पॉइंट पुट करूँ, कौन सा पॉइंट, dy बाई डी एक्स, अगर मैं इसमें पुट करूँ तो dy बाई डी एक्स, सॉरी हमारा पॉइंट कौन सा है, 2,4। अगर मैं इसमें 2,4 पुट करूं डेरिवेटिव करके जो इक्वेशन बनी, तो dy बाई डी एक्स को क्या पुट करना है, तो 2,4 पे dy बाई डी एक्स क्या है, ओनली 4, तो dy बाई डी एक्स की जगह पे क्या पुट किया जाएगा, 4, और x और y की जगह पे क्या पुट किया जाएगा, 2,4। हाँ जी, ये चीज़ समझ में आ रही है कि जब आपने पॉइंट पुट करना है उस इंस्टेंट पे dy बाई डी एक्स क्या है, तो उस पॉइंट पे dy बाई डी एक्स क्या है, 4, तो dy बाई डी एक्स की जगह 4 और xy की जगह 2,4। अब इसमें पुट कर दो ये वाली सारी वैल्यूज जो हमने बोली हैं, ये सारी वैल्यूज इसमें पुट करो, तो क्या बनी इक्वेशन, इट इम्प्लाइज 2 इंटू 2, एक्स की जगह 2 करना है 4, फिर 2 इंटू वाई की जगह 4, dy बाई डी एक्स की जगह 4, फिर a प्लस 4b इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास एक इक्वेशन बन जाती है, a प्लस 4b इज इक्वल टू 2 4 ज़ा 8 4 ज़ा 32 प्लस 4 करेंगे माइनस 36, ये बन गई थर्ड इक्वेशन। अब मेरे पास 3 वेरिएबल्स हैं, 3 इक्वेशंस हैं, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड को एलिमिनेट करो, c कट गया सीधा सीधा ही, a और b की फॉर्म में इक्वेशन बनी, उसको थर्ड के साथ एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे स्पेस बना लें ज़रा। फर्स्ट इक्वेशन पहले लिखते हैं, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 6b प्लस c इज इक्वल टू माइनस 36। सेकेंड इक्वेशन 2a प्लस 4b, 2a प्लस 4b प्लस c इज माइनस 20। अब साइन चेंज कर दिए, c कट गया, माइनस 2a प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस 16, 2 कॉमन कर दिया, माइनस a प्लस b इज माइनस 8। a और b की फॉर्म में नई इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को यहाँ ले आओ थर्ड के नीचे, माइनस a प्लस b इज इक्वल टू माइनस 8, एज इट इज़ इसको ऐड कर दो, a और a कट गया, तो 5b इज इक्वल्स टू माइनस 44, b की वैल्यू माइनस 44 बाई। अच्छा, वैसे हमें चाहिए क्या इस केस में, आई नीड टू फाइंड a प्लस सी, तो a प्लस सी किसी और तरीके से हो सकता था क्या, जिसमें a और c बचे, a और c बचना चाहिए। वैसे इतना सब लेंथी करने की बजाय ना, अगर हम ये करते, सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2a प्लस 4b प्लस c माइनस 20, ये सेकेंड इक्वेशन है, दिस इज दी सेकेंड इक्वेशन। और थर्ड क्या है, a प्लस 4b इज इक्वल टू माइनस 36। अगर हम इनको सिंपली माइनस कर दें तो a प्लस c आ जाएगा, ये कट गया, 2a में से a निकल गया, a साथ में प्लस c इज इक्वल टू 16, ये आंसर आ गया। इस सब झंझट में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें b चाहिए, नहीं तो हम फालतू में b क्यों फाइंड आउट करके अपना
टाइम वेस्ट करें, ठीक है, हम बी की तरफ जाएंगे ही नहीं। सीधा सीधा क्या हो रहा है, सेकंड और थर्ड से ही ए और सी की वैल्यू मिल गई, इसलिए हमने बाकी सब छोड़ दिया। बस ये आंसर आ गया 16। ए प्लस सी इज इक्वल टू 16। ए इज द करेक्ट ऑप्शन 16। Then next, length of lattice rectum of parabola whose vertex and focus are on positive x-axis at a distance r and s r से बड़ा है from the origin is what? अच्छा, उसने क्या कहा, focus vertex and focus are on positive x-axis at a distance r। focus r पे है, वर्टेक्स आर पे है, फोकस एस पे है। तो ये पैराबोला, ये एक्स एक्सिस, यहां पे कहीं पे ओरिजिन है 0,0। ये चीज समझ में आ गई, ये ओरिजिन है 0,0, ये वर्टेक्स है v, ये फोकस है लेट अस से f। वर्टेक्स ओरिजिन से कितना दूर है, r यूनिट। फोकस ओरिजिन से कितना दूर है, s यूनिट्स। ये बात समझ में आ गई? हाँ जी, क्लियर है। वर्टेक्स और फोकस का खुद का डिस्टेंस कितना हो गया, s माइनस r। वर्टेक्स और फोकस का डिस्टेंस क्या हुआ, s माइनस r। अब जरा स्टैंडर्ड पैराबोला के बारे में थोड़ा सा विचार करते हैं। स्टैंडर्ड पैराबोला समथिंग लाइक दिस, जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे है v और जिसका फोकस a,0 पे है, ये 0। तो वर्टेक्स से फोकस का डिस्टेंस क्या है, a यूनिट्स। और हमें क्या चाहिए, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम। लैटिस रेक्टम की लेंथ कितनी होती है, 4 इंटू a। वी कैन से लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम इज 4 इंटू डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस। ये कहा जा सकता है 4a कहाँ से आया, a को 4 से मल्टीप्लाई करने से। a क्या है, डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस। तो हम ये कह सकते हैं लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम इज डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस। फोकस और वर्टेक्स का डिस्टेंस क्या है, s माइनस आर। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू एस माइनस आर। सी इज द ऑप्शन। ठीक है, ये समझ में आ गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, P be a variable point on parabola। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 8। एक पैराबोला है y is equal to 4x square plus 1, then the locus of midpoint of P and foot of perpendicular drawn from P to the line y equals to x is what? ठीक है, चलो अब इसका डायग्राम प्लॉट करते हैं। y इज इक्वल टू सम एक्स स्क्वेयर प्लस 1, ये अपवर्ड पैराबोला है। y इज इक्वल टू 4x स्क्वेयर। कहाँ पे है इसका फोकस, वर्टेक्स, वो नहीं हमें लेना देना, हमें इतना बताए ये है y इज इक्वल टू 4x स्क्वेयर प्लस 1। और इसमें एक लाइन है y इज इक्वल टू x। अब y इज इक्वल टू x, क्या लाइन ऐसे है, क्या लाइन ऐसे है या फिर ऐसे है? अब कैसे पता चलेगा, बहुत सिंपल एनालिसिस है। y इज इक्वल टू एक्स के ऊपर जितने भी पॉइंट हैं उन सारे पॉइंट्स में x और y की वैल्यू हमेशा सेम होगी। तो जो पैराबोला है उसको तो देख के ही पता चल रहा है इसमें x और y कभी सेम होगा ही नहीं। अगर आप x को 1 करोगे तो y कुछ और ही आएगा, 0 करने पे कुछ और ही आएगा, कभी भी सेम नहीं हो रहा है ना। या फिर आप क्या कर सकते हो, x और y को इक्वल कर लो। x इज इक्वल टू 4x स्क्वेयर प्लस 1, मतलब y की जगह भी x कर दिया। फिर आपने लिखा 4x स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक बन गई। अगर इसका कोई सोल्यूशन निकलता नजर आया, इसका मतलब एक पॉइंट है जहां पे दोनों इक्वल हैं। बट जब आप इसका d कैलकुलेट करोगे, d क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। करके देख लो, d क्या होता है, b स्क्वेयर माइनस 4ac। b क्या है, -1 स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 1, ये तो नेगेटिव आ गया। दैट मीन्स ये पॉसिबल ही नहीं है।
ये पॉसिबल नहीं है, मतलब y की जगह x नहीं आ सकता। दैट मीन्स y और x कभी इक्वल नहीं हो सकते फॉर पैराबोला। तो इसका मतलब y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन ये नहीं हो सकती। अगर ये लाइन होती तो इस पॉइंट पे इन दोनों पे y और x ने दोनों ने इक्वल होना था, तो पैराबोला को भी इक्वल करना पड़ना था, मतलब पैराबोला को भी सेटिस्फाई करवानी पड़ेगी, वो प्रॉपर्टी नहीं हो रही। इसका मतलब ये लाइन पॉसिबल नहीं है, ये वाले पॉइंट्स नहीं हो सकते। फिर अगर ऐसी लाइन है तो फिर वो पैराबोला को टच कर रही है, तो पैराबोला के ऊपर एक्स वाई दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये वाली लाइन भी पॉसिबल नहीं है। तो ये वाली लाइन है y इज इक्वल्स टू एक्स। पहले तो ये कंफर्म हो गया कि ऐसे है। नाउ देर इज अ वेरिएबल पॉइंट p ऑन पैराबोला, यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट है p पैराबोला के ऊपर। अब हमें क्या चाहिए, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ p एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर। यहाँ से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये है लेट अस से r, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इसका जो मिड पॉइंट है m, इसका हमें लोकस फाइंड आउट करना है और हमें ऑप्शंस गिवन है, इसमें से अपना ऑप्शन ढूंढना है। अब देखें ज़रा कैसे किया जा सकता है। ये जो पॉइंट P है इसको अगर हम जर्नल वे में लेट करें, लेट अस से x, y, लेट अस से पॉइंट P को, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, x प्लस अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू h, और दूसरा y प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू k। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 2h माइनस अल्फ़ा, एंड y की वैल्यू 2k माइनस बीटा। ये चीज़ समझ में आ गई। अब इस पॉइंट को मैं पैराबोला में पुट कर सकता हूँ, बट अब प्रॉब्लम ये है कि अभी अल्फ़ा बीटा पेंडिंग है, मैंने लोकस निकालना है। लोकस किसका निकालना है, मिड पॉइंट का। मिड पॉइंट कौन है, m, जिसको क्या लेट किया, h, k। एंड एज यू नो वेरी वेल, लोकस निकालने के लिए हम पॉइंट को लेट करते हैं, फिर उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में इक्वेशन बनाते हैं, फिर उसमें h, k को रिप्लेस कर देते हैं x और y के साथ, तो लोकस मिल जाता है। अब इक्वेशन तो बन सकती है, बट अभी ये अल्फ़ा और बीटा पेंडिंग है, ये काम खराब कर रहा है। अब अल्फ़ा बीटा किसी तरह से मुझे रिमूव करना है, उसको भी x, y, h, k में लेके आना है किसी तरीके से। अब हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर हम इनकी स्लोप फाइंड आउट करें, ये जो पी आर की जो स्लोप है उसका प्रोडक्ट 1 के साथ, ये जो m है 1 के साथ, वो -1 आएगा बिकॉज ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। अब इसकी स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे, स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए वो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 है ना। पी आर की स्लोप बीटा माइनस y ओवर अल्फ़ा माइनस x इज इक्वल टू, या फिर आप h भी लगा सकते हो, h k भी लगा सकते हो, दोनों सेम ही है। ऊपर k लगा दिया, नीचे h लगा दिया, इज इक्वल टू -1। ये चीज़ समझ में आ गई। 2 पॉइंट फॉर्म से स्लोप निकल गई। यहाँ से बीटा क्या आएगा, बीटा इज इक्वल टू बीटा माइनस k इज इक्वल टू h माइनस अल्फ़ा। सो इट इम्प्लाइज बीटा इज इक्वल टू h माइनस अल्फ़ा माइनस k। अभी बीटा तो मिल गया, लेकिन अभी अल्फ़ा प्लस k, अभी अल्फ़ा पेंडिंग है। अब ये बीटा अल्फ़ा किस लाइन पे लाई करते हैं, अल्फ़ा बीटा लाइज ऑन y इज इक्वल टू एक्स, सो दैट मीन्स अल्फ़ा ही बीटा है, दैट मीन्स अल्फ़ा ही बीटा है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन अल्फ़ा बीटा लाइज ऑन y इज इक्वल टू एक्स, इट इम्प्लाइज बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा। सो दैट मीन्स इस इक्वेशन को अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, ये वाली इक्वेशन को, तो ये बन गया अल्फ़ा इज h माइनस अल्फ़ा प्लस k, सो 2 अल्फ़ा इज h प्लस k, अल्फ़ा इज h प्लस k बाई 2। अब ये वाली वैल्यू हम ऊपर ले चलते हैं x और y की इक्वेशंस में। देयरफॉर x इज इक्वल टू 2h माइनस अल्फ़ा की जगह h प्लस k बाई 2, एंड चलो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया। सिंप्लीफाई करने से क्या आएगा, 4h माइनस h माइनस k बाई 2, दैट मीन्स 3h माइनस k बाई 2, ये x की वैल्यू। और y की वैल्यू यहाँ से y इज 2k माइनस बीटा, एंड y इज इक्वल टू 2k माइनस बीटा क्या है, जो अल्फ़ा है, दैट इज h प्लस k बाई 2। एलसीएम लेके सॉल्व किया,
4k में से k निकल जाएगा, 3k माइनस h/2, ये है y। अब ये वाली वैल्यूज़ थी जो हमें चाहिए थी, ये x की वैल्यू हो गई और ये y की वैल्यू हो गई। x, y किसका पॉइंट था, किसके कोऑर्डिनेट थे, p के, और p किस पे लाई करता है, पैराबोला पे। सो अब हम क्या कहेंगे, x, y लाइज ऑन पैराबोला की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 4x² + 1। अब इसमें ये वाले पॉइंट्स पुट कर दो, y की जगह पे 3k माइनस h/2 इज इक्वल टू 4 इंटू x की जगह पे 3h माइनस k/2 का स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पर जब आप 2 का स्क्वायर करोगे वो बाहर वाले 4 को कट कर देगा, यहाँ से जो 2 बचेगा लेफ्ट साइड से वो राइट साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 3k माइनस h इज इक्वल टू 2 इंटू 3h माइनस k होल स्क्वायर प्लस 2। ये इक्वेशन बनी इन टर्म्स ऑफ एच के, और एच के क्या है, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, तो ये मिड पॉइंट का लोकस आ गया। अब देखें ज़रा हमारी इक्वेशन कौन सी मैच हो रही है इसके साथ, इसके साथ अगर इक्वेशन, अच्छा सारी टर्म्स एक तरफ हैं तो हम भी सारी टर्म्स एक तरफ कर लेते हैं, 2 इंटू 3h माइनस के स्क्वायर, और ये वाली टर्म जब इधर आएगी तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, h माइनस 3k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फाइनली एच के की जगह एक्स वाई पुट कर दो, 3x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये इसका आंसर है। अब ये देखो आपका ऑप्शन किसके साथ मैच हो रहा है, 2 इंटू 3x माइनस वाई होल स्क्वायर x माइनस 3y प्लस 2, ये बी ऑप्शन मैच कर रहा है, बी ऑप्शन मैच हो रहा है। ठीक है, पहले जो प्रोसीजर हम फॉलो कर रहे थे उसमें लीनियर इक्वेशन बन रही थी, हमारा जो आंसर है वो क्वाड्रेटिक में है, तो हमें फिर दोबारा प्रोसीजर को चेंज करना पड़ा, क्वाड्रेटिक की तरफ लेके चलते हैं। इफ P इज अ पॉइंट ऑन पैराबोला विच इज क्लोजेस्ट टू द लाइन, ये क्वेश्चन नंबर है आपका 9th। इफ क्लोजेस्ट टू द लाइन y इज इक्वल टू 4x माइनस 1, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर व्हाट। पहले तो हम इन दोनों पैराबोलास को, एक तो पैराबोला है हमारे पास, पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, और एक लाइन है y इज इक्वल टू 4x माइनस 1। इन दोनों को इक्वेट करो, इक्वेट करने का मतलब होता है ये चेक करो क्या ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, तो दोनों को इक्वल करके देखो और बताओ ज़रा इसमें कुछ बनती है ऐसी इक्वेशन जिसमें कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाए, क्या ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। हमने दोनों को इक्वल कर दिया, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 फ्रॉम 1 एंड 2, y की वैल्यू दोनों में से उठा के कंपेयर कर दी, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 1, और अगर हम यहाँ से d कैलकुलेट करें, माइनस 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5, ये तो नेगेटिव आ गया, ये तो 1 आ गया, इसका मतलब क्या है, देयर इज नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये जो कैपिटल X लिखा है इसका मतलब होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देयर इज नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। एक इसमें है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये अपवर्ड पैराबोला समथिंग लाइक दिस। एक है y इज इक्वल टू 4x माइनस 1, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में m होती है स्लोप, अगर स्लोप पॉजिटिव है तो लाइन डिसेंडिंग है, अगर स्लोप नेगेटिव है तो लाइन, स्लोप पॉजिटिव है तो लाइन ऊपर जाएगी, नेगेटिव है तो लाइन नीचे आएगी, ये लाइन ऊपर जाएगी। ठीक है, ये लाइन की इक्वेशन हो गई y इज इक्वल टू 4x माइनस 1। अब उसने कहा P इज अ पॉइंट ऑन पैराबोला, P यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट है इस पैराबोला के ऊपर जो क्लोज है इस लाइन के। अब देखो जो पॉइंट बिल्कुल क्लोज होगा वहां से परपेंडिकुलर जो है वो बिल्कुल कम होगा, मतलब अगर आप चाहते हो कि पॉइंट P बिल्कुल क्लोज है लाइन के, तो लाइन से जो परपेंडिकुलर जाएगा, लाइन के ऊपर जो परपेंडिकुलर होगा वो जहां पे पैराबोला को कट करेगा वही क्लोजेस्ट पॉइंट है। तो मुझे अब इसमें क्या ढूंढना है, P के कोऑर्डिनेट्स को ढूंढना है, P के कोऑर्डिनेट्स। आप देखें ज़रा कैसे होगा सॉल्व, P के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड आउट करोगे, क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई किया जा सकता है। एक तो ये वाला मान लो R, तो पी आर की स्लोप क्या आएगी, पी आर की स्लोप
पी आर की स्लोप क्या आएगी यहाँ से, -1। और अगर हम यहाँ पे एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करें इसके, तो इसकी स्लोप क्या आएगी, इस लाइन की स्लोप क्या आएगी 4, जो खुद किसकी स्लोप है, y इज इक्वल टू 4x माइनस 1 की स्लोप है। पी आर की स्लोप -1/4, पी आर की स्लोप -1/4 है, एम पी आर इज -1/4, और जो लाइन ऐसे पैरेलल ड्रॉ की है उसकी स्लोप 4 है। ऑफ कोर्स वो दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है। अब ये स्लोप किस पॉइंट पे है, पॉइंट P पे। P के कोऑर्डिनेट्स मान लो h, k। तो हमारे पास जो पैराबोला है, पैराबोला दैट इज y इज इक्वल टू x² + 4। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं तो डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x। डेरिवेटिव रिप्रेजेंट करता है स्लोप। अगर मुझे स्लोप चाहिए तो उसके लिए हमने क्या किया, dy/dx में पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स को पुट कर दिया, तो 2 × h, x की जगह h आ गया, ये स्लोप बन गई। और इस लाइन की स्लोप तो हमें गिवन है, मतलब हमने फाइंड आउट कर रखी है, दैट इज 4। ठीक है, ये बात क्लियर है? हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है सभी को? तो यहाँ से h कितना आएगा हमारे पास, 2, h की वैल्यू 2, और ये h किसका कोऑर्डिनेट है, पॉइंट P का। और P किस पे लाई करता है, पैराबोला पे। ऑल्सो h, k लाइज ऑन पैराबोला। तो यहाँ से आपको k की वैल्यू मिल जाएगी, k इज इक्वल टू 2² + 4 मतलब 8, तो 2,8 पॉइंट बन गया। D इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये समझ आ गया? अगर आपने शॉर्टेस्ट पॉइंट निकालना है, शॉर्टेस्ट पॉइंट क्या होगा, जहाँ पे दो पैरेलल लाइन के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो शॉर्टेस्ट होता है। दो पैरेलल लाइन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस शॉर्टेस्ट है। तो हमने इसी लाइन के बिल्कुल पैरेलल एक टेंजेंट ड्रॉ किया, उस टेंजेंट का जो कॉन्टेक्ट है वहाँ से जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो शॉर्टेस्ट होगा, वो क्लोजेस्ट डिस्टेंस है, और हमें वो पॉइंट P निकालना है। ठीक है, देन नेक्स्ट, लोकस of midpoint of the line segment joining the focus to a moving point of parabola is another parabola whose directrix is what? अब देखें जरा उसने क्या कहा कि एक पैराबोला है y² इज इक्वल टू 4ax, ये पैराबोला हो गया y², ये स्टैंडर्ड है, इसमें x एक्सिस इसका खुद एक्सिस है, वर्टेक्स इसका ओरिजिन पे है, तो ये y एक्सिस बनेगा। ठीक है, ये सब क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब इसके बाद इसका फोकस कहाँ पे आएगा, फोकस को यूजुअली हम S बोलते हैं, a,0। देन एक मूविंग पॉइंट है, इसके ऊपर कहीं भी कोई एक पॉइंट है P, कहीं भी एक पॉइंट लगा दिया। इस P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स हमने पढ़े थे, at², 2at। अब उसने कहा कि इस P को फोकस के साथ ज्वाइन करो, और इसका जो मिड पॉइंट है M, इसका लोकस बताओ क्या होगा। तो M के कोऑर्डिनेट्स मान लो h, k। लेट अस से M के कोऑर्डिनेट्स h, k। अब मैं h, k की फॉर्म में इक्वेशन बनाऊंगा, जो इक्वेशन बनी वो इसका लोकस है, उस वहां से मैं डायरेक्ट्रिक्स ढूंढ लूंगा। उसने ये कहा कि जो मिड पॉइंट है उसका जो लोकस है वो एक दूसरा पैराबोला है, कोई और पैराबोला है, उसका डायरेक्ट्रिक्स बताओ क्या है। बात समझ में आ गई? तो मुझे m की फॉर्म में, m के कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में इक्वेशन चाहिए। तो सबसे पहले तो मिड पॉइंट फार्मूला, क्योंकि m इन दोनों का मिड पॉइंट है, तो h, k विल बी इक्वल्स टू at² + a/2, 2at + 0/2 मिड पॉइंट फार्मूला से। सो h इज इक्वल्स टू at² + a/2 एंड k इज इक्वल्स टू 2at/2, 2 से 2 कट गया, ओनली 80। ठीक है, फिर यहाँ से मेरे पास t की वैल्यू मिल गई k/a, ये t की वैल्यू आ गई सेकेंड इक्वेशन से, k/a। अच्छा, ज़रा फर्स्ट इक्वेशन में आई, यहाँ पे आएगा 2h और -a/a इज इक्वल्स टू t², और ये वाली t की वैल्यू मैं यहाँ ले आता हूँ,
एच और के की फॉर्म में इक्वेशन बन जाएगी। हमें तो इक्वेशन बनानी है किसी तरह से एच और के की फॉर्म में। तो ये बन गया 2h माइनस ए बाई ए इज इक्वल टू के स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर। ए स्क्वेयर और ए ने आपस में एक दूसरे को कट कर दिया, ये बना 2h ए माइनस ए स्क्वेयर इज इक्वल टू के स्क्वेयर। ये ठीक है। और यहां से फाइनली लोकस क्या निकलेगा, लोकस ऑफ एम इज वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 2x ए माइनस ए स्क्वेयर। और अगर आपको याद हो तो हम पैराबोला की इक्वेशन को कैसे लिखते हैं, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax, ये किसके लिए, फॉर स्टैंडर्ड पैराबोला। और अगर वर्टेक्स कहीं और चला जाए, इफ वर्टेक्स इज एट अल्फा कॉमा बीटा, मान लो आपने वर्टेक्स को कहीं और लिख दिया, तो पैराबोला की इक्वेशन बन जाती है y माइनस बीटा स्क्वेयर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस अल्फा। ये इक्वेशन बनती है। ठीक है। अब मुझे मतलब मेरे कहने का ये है, जब हम 4a इंटू समथिंग लिखते हैं तो x का कॉफिशेंट क्या होना चाहिए, +1। यहाँ पे तो x का कॉफिशेंट 2a आ गया, तो हमने 2a कॉमन कर लिया, बाकी बचा x माइनस a बाई 2। ये बन गई पैराबोला की इक्वेशन। और ये किसको रिप्रेजेंट करती है, लोकस ऑफ मिड पॉइंट m को। ठीक है, ये मिड पॉइंट का लोकस है और ये किस फॉर्म में है, पैराबोला की फॉर्म में। ये पैराबोला की इक्वेशन है। अब इसका डायरेक्ट्रिक्स क्या है, इसका डायरेक्ट्रिक्स अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग पे ध्यान दें, थोड़ा सा भी लॉजिकली सोचें, तो बाहर वाला नंबर किसके इक्वल होता है, 4a के। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ। लेट अस से ये पैराबोला है, ये पैराबोला, इसका जो वर्टेक्स है वो 0 0, तो इसकी इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। मान लो हम इसको 3 यूनिट आगे ले गए, तो पैराबोला कैसे बनेगा, 3 पे ऐसे घूम के चला जाएगा, यहाँ पे वर्टेक्स कहाँ पे आ गया, 3,0 पे। ये बात समझ में आ रही है। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस 3। क्लियर हुआ ये। अगर ये 3 यूनिट पीछे आ जाए, अगर ये 3 यूनिट पीछे आ जाए, मान लो यहाँ पे, तो पैराबोला यहाँ से घूम के जाएगा, ये पॉइंट -3, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स प्लस 3। अगर लेफ्ट साइड आएगा तो x के अंदर प्लस कर देना है, राइट साइड जाएगा तो x में से माइनस कर देना है। और बात, अगर हम कहीं ऊपर चला गया तो y के अंदर प्लस कर दो, अगर नीचे आ गया तो y में से माइनस कर दो। y का रूल सीधा सीधा होता है, ऊपर गया तो प्लस, नीचे गया तो माइनस। x का उल्टा हो जाता है, लेफ्ट जाए तो माइनस, लेफ्ट मतलब इधर नेगेटिव साइड पे आए तो प्लस, राइट साइड पे जाए तो माइनस। ये मैंने उसमें एक वीडियो भी डाली थी, उसमें भी मैंने ये वाली बात समझाई थी, पैराबोला के शिफ्टिंग कैसे होती है पैराबोला की। ये बात क्लियर है। अब देखो यहाँ से, अगर स्टार्टिंग से अगर बात करें, अगर फोकस 3 पे है, मतलब कुछ भी मान लो, यहाँ पे चलो इसको फोकस ही मान लो, S मान लो, तो डायरेक्ट्रिक्स कितना पीछे होगा, 3 यूनिट पीछे होगा, -3 पे। अगर पूरा पैराबोला 3 यूनिट आगे चला गया तो डायरेक्ट्रिक्स भी उसका 3 यूनिट आगे आ गया। पहले डायरेक्ट्रिक्स था x इक्वल टू -3 पे, अब क्योंकि पैराबोला 3 यूनिट आगे जा चुका है, अब डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पे आ जाएगा, x इक्वल टू 0 पे। ये खुद y एक्सिस इसका क्या बन जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स। ये बात समझ में आई। अगर हम 3 यूनिट पीछे ले गए तो डायरेक्ट्रिक्स 3 यूनिट और पीछे चला गया, वो किस में से पास होगा, -6 में से। तो x इक्वल टू क्या आएगा, -6। हाँ जी, ये चीज़ क्लियर है। अब आप देखो इस केस में क्या हो रहा है, आपका जो पैराबोला है वो x एक्सिस पे कितने यूनिट आगे चला गया, a/2 यूनिट आगे चला गया, a/2 यूनिट। ये चीज़ क्लियर है। नहीं, x/2 नहीं करना,
x ਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀएंट 1 नहीं होना चाहिए, कंपैरिजन ਤਾਂ ही होएगा, अदरवाइज नहीं, x बाई वो नहीं करना। ये जो बाहर वाला नंबर है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इससे तो हमें वो पता चलता है ना कि लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम कितनी है। ब्रैकेट के अंदर जो नंबर लिखा है वो बताता है वर्टेक्स को। अब इसका कहने का ये मतलब है कि वर्टेक्स ओरिजिन से कितना आगे चला गया, a/2 यूनिट्स, ठीक है। तो फोकस जो उसका डायरेक्ट्रिक्स है वो भी कितना आगे आ जाएगा, a/2 यूनिट्स। मतलब इसका अगर आपने डायरेक्ट्रिक्स निकालना है तो कैसे निकालोगे, पहले डायरेक्ट्रिक्स क्या था, चलो पहले ही बात करते हैं। अगर मैं यहाँ पे a/2 ना होता, ये थोड़ा सा ना फंस गया क्वेश्चन, इसको हम ऐसे देखते हैं। अगर ये ऐसे होता y² = 2ax, इसका डायरेक्ट्रिक्स बताओ क्या होता, डायरेक्ट्रिक्स। हम पहले इसका फोकस निकालते। फोकस कहाँ पे होता है, a,0। ये जो बाहर वाला नंबर है ये 4a के इक्वल होना चाहिए, 4a = 2, तो यहाँ से a कितना आया, a/2। तो फोकस कहाँ पे आ गया, हाफ हो गया। मतलब यार ये ऐसे हुआ ना, अगर मैं इसको किसी और फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूं ऐसे करके, तो 4a किसके इक्वल आया, 2a के। सो व्हाट इज a फ्रॉम हेयर, a/2। तो फोकस कहाँ पे होता है, a,0 पे। तो इसका फोकस कहाँ पे आएगा, a/2, 0 पे। ये बात समझ में आई। अगर ये a/2 नेगेटिव में ना होता, अब a/2 नेगेटिव में है, मतलब जहाँ पे फोकस था ये पैराबोला खुद उसी में से ही पास कर गया, पैराबोला खुद उसी में से पास कर गया a/2 पे। तो अगर पहले a/2 पे फोकस था तो डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पे था, -a/2 पे। अब पैराबोला a/2 यूनिट आगे चला गया, वो खुद ही इसमें से पास करना शुरू कर दिया, तो डायरेक्ट्रिक्स भी a/2 यूनिट आगे आ जाएगा। तो डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पे आ जाएगा, इस लाइन के ऊपर। और ये लाइन क्या है, y एक्सिस। तो y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, x = 0। y एक्सिस की इक्वेशन x = 0। तो इसका आंसर क्या आया, x = 0। C इज द करेक्ट ऑप्शन। ये तो समझाना पड़ा इसलिए इतना टाइम लग गया, अदरवाइज तो देख के पता चल रहा है। मतलब थोड़ी सी कैलकुलेशन है, ये पता चल गई आपको, चीज़ कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या है। अगर मैं आपसे कहूँ कि y² = 24 इंटू x-3 का डायरेक्ट्रिक्स बताओ क्या होगा। अब बताओ इसका डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, व्हाट इज डायरेक्ट्रिक्स, हमें ये ढूंढना है। देख लेते हैं ज़रा क्या होगा। देखो अगर ये -3 वाली टर्म ना होती तो पैराबोला क्या बनता, y² = 24x। अच्छा ये बाहर वाली टर्म हमें 4a बताती है, 4a = 24, a = 6। इसका मतलब अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन होती तो फोकस कहाँ पे होता, 6,0 पे, तो डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पे होता, -6 पे। ये -3 करने का मतलब पैराबोला 3 यूनिट आगे चला गया। तो जो नया पैराबोला बनेगा, ये 6 है, यहाँ पे 3 है, तो नया पैराबोला इसमें से पास कर गया। अब पैराबोला 3 यूनिट आगे चला गया, तो जो उसका डायरेक्ट्रिक्स पहले -6 पे था वो भी 3 यूनिट आगे आ जाएगा। 3 यूनिट आगे कहाँ पे आएगा, -3 पे। तो नए डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, x = -3। ये नए डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी। क्लियर हो गया सब। बस ये रूल है डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालने का। एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा इस केस में हमें क्या गिवन है, इक्विलेटरल ट्राइंगल पैराबोला के अंदर बनता है विद वन ऑफ इट्स वर्टिसेस ऑन द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, और उसका एरिया बताओ क्या होगा। सॉल्यूशन, ये हमारे पास पैराबोला y² = 8x। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसलिए वर्टेक्स कहाँ पे आ गया, ओरिजिन पे, यहाँ पे वर्टेक्स। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल का एक कोऑर्डिनेट तो यही है, दूसरा कोऑर्डिनेट बताओ क्या है, मतलब बाकी एरिया बताओ। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसे बनेगा, तीनों पॉइंट इसके ऊपर हैं।
अब यहाँ पे देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो बेस है वो बिल्कुल एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर ही होगा और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप इस लेंथ को ज़्यादा लेते हो, अगर आप एक लेंथ को ज़्यादा लेते हो, एक लेंथ को कम लेते हो और ऐसे ज्वाइन करते हो तो ये इक्विलेटरल कभी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि एक वर्टेक्स कहाँ पे है, ये जो आपका ट्राइंगल है उसका एक पॉइंट खुद पैराबोला के वर्टेक्स पे है, तो आधा ट्राइंगल ऊपर होना चाहिए, हाफ ट्राइंगल नीचे होना चाहिए, और एग्जैक्टली जितना ऊपर है उतना ही नीचे होना चाहिए। तो बाय सिमेट्री ऑफ ज्योमेट्री यहाँ पे 90 बनना चाहिए। तो मतलब ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है। अब ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है तो मैंने ये नहीं कहा ये लैटिस रेक्टम है। लैटिस रेक्टम वो होता है जो फोकस में से पास करता है। क्या पता ये फोकस में से पास करती है कि नहीं करती, आगे पीछे भी हो सकती है। लेकिन हम ये कह सकते हैं इसके ऊपर जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे 80² 280, और नीचे वाले कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 80² -280। वाई एक्सिस नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। नाउ व्हाट इज ए तो यहाँ से मिल जाएगा आपको, y² इज इक्वल टू ये 4ax, 4a से कंपेयर करोगे a की वैल्यू 2, a की वैल्यू 2। इस पूरी साइड की लेंथ कितनी हो जाएगी, 280 ऊपर है 280 नीचे है, टोटल लेंथ कितनी हो गई 480। और O से लेके ये वाला जो पॉइंट M है, O से M तक ये वाली लेंथ कितनी है, O से M तक x कोऑर्डिनेट है, उससे ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ऐसे ही सिंपल हो रहा है। 0 से m तक चलोगे तो हॉरिजॉन्टल कितना ट्रेवल किया, जो m का x कोऑर्डिनेट है दैट इज 80²। तो अगर इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो हम सीधा कह सकते हैं हाफ इंटू बेस। बेस कितना हो गया इसका 480, ठीक है, इंटू परपेंडिकुलर 80², ये इसका एरिया होगा, एरिया ए। बट अभी टी नहीं पता, टी ढूंढना है। तो टी ढूंढना कौन सा मुश्किल है, ये जो ऊपर वाला पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट पैराबोला पे लाई करता है, इससे टी मिल जाएगा आपको। इस पॉइंट को पैराबोला में पुट करवा दो, y की जगह देखना ज़रा ये बन सकता है इससे कुछ नहीं। अगर हम पॉइंट को इसमें पुट करेंगे वहाँ से तो 1 = 1 आ जाएगा, उससे नहीं होगा, उससे तो सीधा 1 = 1 आ जाएगा। कुछ और मेथड लगाते हैं, ऐसे देखते हैं। ये वाला ट्राइंगल हमारे पास हाफ ट्राइंगल मैंने प्लॉट किया है, ये था 80² और यहाँ पे है 280। एक मिनट सुनना ज़रा, ये ओरिजिन है, ठीक है, ये वाला पॉइंट ऊपर वाला P जिसके कोऑर्डिनेट्स 80² 280, ओरिजिन से हॉरिजॉन्टल 80², ऊपर 280। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद ये पूरा ट्राइंगल इक्विलेटरल है, तो बीच में यहाँ पे जो एंगल्स बनेंगे, यहाँ पे जो एंगल्स बनेंगे ये 30, और ऊपर भी कितना बनेगा, ऑफ कोर्स 30। तो ये वाला एंगल 30 हो गया। अगर मैं यहाँ से कहूँ tan 30 इज इक्वल टू P बाय B, tan 30 1/√3, A ने A को कट कर दिया, 2/t, ठीक है, ये 2/t, T ने T को कट कर दिया, T इज इक्वल टू 2√3। ये वाली वैल्यू अब यहाँ पे हमें हेल्पफुल रहेगी एरिया फाइंड आउट करने में। 2 ने इसको कट कर दिया, 2 रह गया, 2 × AT3, ये एरिया। एंड व्हाट इज ए हमने फाइंड आउट किया था 2 और T फाइंड आउट किया 2√3। सो A इज इक्वल, एरिया इज 2 × 2 × 2√3 का क्यूब, 2a², A 2 बार है तो a²। अब एरिया इज इक्वल टू 2 × 4 × 2 का क्यूब 8, √3 का क्यूब करेंगे तो 3√3। तो टोटल कितना बनाइए, 8 8 = 64, 64 को 3 से किया 192, साथ में √3, 192√3। तो C इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये समझ आ गया क्या किया हमने इसमें। क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एक वर्टेक्स खुद वर्टेक्स के ऊपर है, मतलब एक कोऑर्डिनेट ट्राइंगल का वर्टेक्स के ऊपर है, इसलिए हाफ ट्राइंगल ऊपर बनेगा, हाफ नीचे बनेगा। अगर एक वर्टेक्स खुद पैराबोला के वर्टेक्स पे नहीं होता फिर नहीं हम जज कर सकते, फिर तो बहुत सारी ट्राइंगल्स पॉसिबल हैं।
ये तो उसने बोल दिया कि ट्राइंगल का एक वर्टेक्स पैराबोला के वर्टेक्स के ऊपर है, इसलिए ये आसान हो गया, अदरवाइज ये आसान नहीं होने वाला था। और इसमें से क्वेश्चंस तो और भी हैं, फिर ये देखना है कौन सा क्वेश्चन है लास्ट 14th क्वेश्चन। देखो ये जल्दी सॉल्व हो जाएगा, इसलिए पहले इसको कर देते हैं। हमने इफ वन एंड ऑफ फोकल कॉर्ड क्या होती है? जो खुद फोकस में से पास करती है, एस में से, एस इज कॉल्ड अ फोकस। इसका एक एंड पॉइंट गिवन है 1,4। दूसरा बताओ क्या होगा, कर लेते हैं सॉल्व। और इसकी अच्छा एक एंड गिवन है, दूसरे की हमें नहीं पता दूसरा क्या है, हमें इसकी लेंथ निकालनी है। मान लो ये P है, ये Q है। कोई भी जर्नल पॉइंट y² इज इक्वल टू 16x के ऊपर, पहले तो यहाँ से a की वैल्यू ढूंढो, पहले तो a की वैल्यू ढूंढ लो। व्हाट इज a इज 4, ठीक है। 4a इज इक्वल टू 16, a इज इक्वल टू 4। कोई भी पॉइंट जो इस पैराबोला के ऊपर लाई करता है, पॉइंट P, इसके जर्नल कोऑर्डिनेट्स क्या लिए जा सकते हैं? 80² 280, ये इसके जर्नल कोऑर्डिनेट्स लिए जा सकते हैं, ठीक है। ये क्लियर है। तो 280 y कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या है? 4, तो 280 किसके इक्वल आएगा? 4 की। तो 2 इंटू 4 इंटू t इज इक्वल टू 4। सो व्हाट इज t फ्रॉम हेयर? हाफ। t हो गया हाफ, ये भी समझ में आ गया। अब एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला मैंने आपको करवाया था कॉर्ड लेंथ निकालने का। अगर आपको एक पॉइंट का पैरामीटर पता है t, तो कॉर्ड लेंथ क्या होती है? 4, लिखा नहीं था फॉर्मूला? 4 इंटू टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला था जिसमें हमने लिखा था 4a कोसेकेंट थीटा, थीटा की फॉर्म में भी लिखा था, t की फॉर्म में भी लिखा था, यही है 4 इंटू a, सॉरी 4a मतलब a की जगह 4 किया, 4 इंटू टी प्लस 4 क्यों आया यहाँ पे? बिकॉज a 4 है ना, वहाँ से 4 आया। हमने फॉर्मूला किया था 4a कोसेकेंट थीटा, एक ये फॉर्मूला है PQ निकालने का। एक फॉर्मूला है a इंटू टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर, और थीटा क्या था जो यहाँ पे बनता है। अब यहाँ पे थीटा वाला तो फॉर्मूला लगेगा ही नहीं, ये हमें पता नहीं है, हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें t की वैल्यू हाफ पुट करो, सो 4 इंटू हाफ प्लस हाफ का रेसिप्रोकल 2, कितना बन गया? 4 इंटू 5/2 मतलब 25/4, और 25/4 का 4 कट गया तो 25, ये इसका आंसर आ गया। ये समझ आ गया कैसे करना है सॉल्व? एक कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, आपने जर्नल कोऑर्डिनेट लेट किए 80² 280, कंपैरिजन से t आया, t की फॉर्म में हमारे पास फॉर्मूला है, a हमें पहले से ही पता था, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया।